Bismillahirrahmanirrahim. This is our fifth lecture of periodic classification and periodicity of elements, and today we are going to discuss about second property, physical property of element and its periodicity within the periodic table, that is ionization energy. In last lecture we were discussing about atomic size and its periodic trend in the periodic table within groups and periods, and meanwhile after that we are going to discuss ionization energy. It is another physical property, a property of an element. Ionization energy is actually is a minimum amount of energy that is required to remove an electron from outermost shell of an isolated gaseous atom in its ground state. किसी एटम किसी अकेले एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, जो एनर्जी दरकार होती है, उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। ग्राउंड स्टेट ऐसी स्टेट होती है जब किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल के अंदर एग्जिस्ट करे, तो इसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और जब लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करके अपर एनर्जी लेवल में आ जाए तो वो एक्साइटेड स्टेट होती है। तो ग्राउंड स्टेट पर से किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम इज़ अ न्यूट्रल एटम और इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम हैज़ 11 electron and their electron distributed in the shells are as first shell contains 2 electron, second shell contains 8 electron, and third shell contains 1 electron. The outermost electronic shell contains 1 electron that will be removed when sodium will absorb energy of 496 kilojoule per mole. यानी जब सोडियम को 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी दी जाएगी तो ये एनर्जी जज़ब करने के बाद सोडियम अपने आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद सोडियम के पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन जो है इसे हम कहते हैं कैटाइन, और ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है 496 किलो जूल पर मोल, ये है आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि किसी एटम को आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी दरकार हो, जैसे सोडियम को आयन में तब्दील करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी मल्टीपल इसकी वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। वैसे थर्ड से फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं होती। 3 तक कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन हो तो फिर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करता बल्कि शेयर करते हैं। 5 हों तो फिर गेन करते हैं। तो एलिमेंट्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद एक से ज़ायद है, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक से ज़ायद इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 1 by 1 ये लूज़ कर सकते हैं। मैग्नीशियम द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज वैल्यू इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है ऐसे कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। मिसाल के तौर पे मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसकी एनर्जी हो जाएगी 438 किलो जूल पर मोल। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये एनर्जी हमें रिक्वायर है। The energy required to remove second electron from already positively charged ion is second ionization energy. अब एक पॉजिटिव चार्ज आयन बन गया एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पे पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएगा। तो मैग्नीशियम से फर्दर हम 1451 एनर्जी जो है वो इसको देंगे, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जाएगी तकरीबन इसकी, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे निकाला जाएगा। अब सेकंड वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वैल्यू। वाई? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
from both point of view and technical as well. तो आप इस क्वेश्चन को ज़रा समझने की कोशिश करें, इस जो है वो इन लाइंस को, कि सेकंड वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी की हमेशा हायर क्यों होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन. When an atom loses its first electron, the nucleus attracts remaining electron with greater force. जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो न्यूक्लियस बकिया इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कशिश से, ज़्यादा मजबूती से अपनी तरफ खींच लेते हैं. एज ए रिज़ल्ट रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन बिकम डिफ़िकल्ट. यानी जब भी किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाए तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन की कमी के बाद बाकी इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा कशिश से अपनी तरफ खींचता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दुगनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है. इसकी सिंपल सी मिसाल ये ले दें कि अगर कहीं किसी जगह पर चोरी हो जाए, किसी घर में मिसाल के तौर पे चोरी हो जाए, तो दूसरी दफ़ा चोर वहाँ पर कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि घर वाले ज़्यादा होशियार हो जाते हैं, ज़्यादा मोहतात हो जाते हैं, और फिर वो दूसरी दफ़ा चोर को आसानी से वारदात करने का मौका नहीं देते. तो यही सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की मिसाल है. अब पीरियड्स के अंदर और ग्रुप के अंदर इसकी वेरिएशंस कैसे होती हैं, तब्दीलियाँ कैसे होती हैं. जैसे हमने एटॉमिक साइज़ की वेरिएशंस देखी थी, आप इसकी वेरिएशंस को भी वैसे ही समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. और ये सारे टॉपिक्स हमने आलमोस्ट फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर बड़ी डिटेल से पढ़े थे. हम इनको एक किस्म का रिव्यू कर रहे हैं, तो यकीनन आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए इनको समझने के लिए. किताब को भी रीड करें, जितना ज़्यादा आप किताब को रीड करेंगे आपकी राइटिंग जो स्किल है इतनी ही इम्प्रूव होगी, बिकॉज़ रीडर आर ऑलवेज़ गुड राइटर. तो आपकी लिखने की भी तभी स्किल, महारत बेहतर होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड करेंगे, पढ़ेंगे. तो मेक योर रीडिंग मच बेटर एंड राइटिंग एज वेल. पीरियाडिक टेबल के अंदर अगर हम पीरियड्स के अंदर बात करें लेफ़्ट टू राइट, तो पीरियाडिक टेबल को हम ग्राफिकली इस तरह से शो कर सकते हैं. ये बार्स जो हैं ये आयनाइजेशन एनर्जी को सपोज शो करती हैं, और ये ग्राफ है, 3D ग्राफ है, 3 डायमेंशनल ग्राफ है. तो आप देखिए कि ये पहला ग्रुप है और ये 8वां ग्रुप है. पहले ग्रुप के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, और जो जो हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है, इंक्रीज़ करती जाती है. हत्ता कि जो नोबल गैसेस हैं एज़ कम्पेयर टू देयर remaining periodic table groups, noble gases have higher value of ionization energies. तो पीरियाडिक टेबल पे एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे लोअर एनर्जी वाले आयनाइजेशन एनर्जी वाले एलिमेंट हैं, और एक्सट्रीम राइट साइड पे हायर आयनाइजेशन एनर्जी वाले एलिमेंट्स हैं. इस तरह से डाउनवर्ड अगर हम जाएं तो डाउनवर्ड विद इन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है, कम होती है. हम ग्रुप और पीरियड को डिटेल से वन बाय वन देखते हैं. अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस मूविंग डाउन द ग्रुप. वाई? आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली डिपेंड अपॉन फॉलोइंग थ्री फैक्टर्स. मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, और अगर न्यूक्लियर चार्ज को देखें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट. दूसरी चीज़ है एटॉमिक साइज़. एटॉमिक साइज़ बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है. तीसरी चीज़ है शील्डिंग इफेक्ट. व्हाट इज़ शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट एक्चुअली रिपल्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल. यानी न्यूक्लियस और बैरोनी शेल के दरमियान जो इलेक्ट्रॉनिक शेल मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं. इस रिपल्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन है, या न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के ऊपर जो होल्ड है वो कम हो जाता है. दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है बिकॉज एडिशन ऑफ सक्सेसिव एक्स्ट्रा शेल इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शील्ड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस. Going down the group, positive charge in the nucleus also increases, but size of atom and number of electron causing shielding effect increases. इसीलिए न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है